हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के इस एपिसोड में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो में आए हो तो पूरा देख के जाना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन अवश्य दबा लेना। हरिओम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया आज भी है, और वो सोने की चिड़िया की कद्र हम आप कर नहीं रहे। जब कोई चीज विदेश से बन करके आती है तो इम्पोर्टेड कह करके उसको आप 50-100 गुने ज्यादा दाम दे करके खरीदते हैं, और भारत में बनी हुई किसी भी चीज को आप देसी कह करके अपमानित करते हैं। और भारत की जो कंपनियां हैं, भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे भी मुझे शिकायत ये है कि आपने अपनी चीज बनाई है उसको गैरों के सामने नकली साबित क्यों करा रहे हैं। ऐसी चीजें बनाएं जो कि अन्यतम हों, अपने आप में अच्छी हों, जिनको देसी कह करके उनका उपहास न उड़ाया जा सके। थोड़ी महंगी पड़ जाने दो, महंगी पड़ेंगी तो क्या हुआ, क्वालिटी अच्छी होगी तो एक दिन ये बात लोगों को समझ में आ जाएगी और आपकी गुणवत्ता बढ़ेगी। खैर, सभी को बताना चाहता हूं कि शीघ्रता करें, पारद विज्ञान की क्लास लगने जा रही है। जितनी जल्दी हो सके अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। इन पारद विज्ञान में पारद के संस्कार, पारद के द्वारा औषधियों का निर्माण, पारद के द्वारा धातु परिवर्तन यथा चांदी का निर्माण, सोने का निर्माण, ये गुप्त क्रियाएं आपको बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। अनुभव तो करिए भारतीय प्राच्य विद्या का। और जैसे मैं ये कहता हूं, इसके लिए केवल इसको केमिकल रिएक्शन मत समझिएगा, साधना भी करनी है, दैवी कृपा भी प्राप्त करनी है। क्योंकि जब तक आप दैवी कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो आप रसायन विज्ञान में सफल नहीं हो सकते। बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, औषधियों को बनाने के समय उनमें औषधि घोटते समय मंत्रों का जाप करना पड़ता है। जब तक उस औषधि को घोटा जाएगा या किसी प्रकार से प्रसिद्ध किया जाएगा तो उस समय मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो दिव्य गोपनीय मंत्र केवल और केवल उन लोगों के लिए हैं जो उनको करने की क्षमता रखते हैं और जो इस दिव्य रसायन विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान के साक्षीभूत होना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं। प्राचीन काल में जबकि लोहे तक का ज्ञान नहीं था मनुष्य को, खदानों का ज्ञान नहीं था, उस काल में भी भारत सोने की चिड़िया था। आखिरकार देवताओं के मुकुट सोने के, राजाओं के मुकुट सोने के, केवल मुकुट ही नहीं, आप देवताओं की वेशभूषा को देखिए, राजाओं की वेशभूषा को देखिए कि पूरे शरीर में सोना ही जड़ा होता था। सौभाग्यवती जो महिलाएं होती थीं
वो ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई होती। ये सब सारा सोना कहाँ से आता था? जाहिर है कि हमारे रसायनज्ञ थे। आप किसी गांव के पास से निकलें या सुनसान जगहों पर निकले जहां कभी राजाओं के किले रहे हो, तो उन ऊंचे किलों में आप ये देखेंगे, जो वीडियो हमारे को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करना, इस बात की तस्दीक करने के लिए जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। तो जब गांव के बाहर के जहाँ टीले, ऊंचे ऊंचे टीले होंगे जहाँ पर कि राजा लोगों के कभी किले हुआ करते थे या उनका निवास स्थान होता था या उनकी संरक्षित जमीन पर वो टीले, वहाँ पर आपको गगरी के जैसे टुकड़े, जैसे एक गगरी को फोड़ दिया जाए, जैसे मिट्टी के किसी बर्तन को फोड़ दिया जाए, ऐसी इतनी सारी आपको गिट्टियां मिलेंगी कि जिनको टनों गिट्टियां मिलेंगी आपको, 1-2 क्विंटल नहीं, टनों। तो जरा अंदाजा लगाइए कि इन सारी जो ये मिट्टी के फूटे हुए बर्तनों की गिट्टियां हैं, ये क्या हैं वास्तव में, और वहां क्यों मिलती हैं? तो उसका उत्तर ये है कि इन जगहों पर, राज संरक्षित जगहों पर, उन राजाओं के राजवैद्य रहा करते थे, कीमियागर रहा करते थे। राजवैद्य और कीमियागर मिलकर के वहां दिन रात अनुसंधान किया करते थे। आपको तो ये मालूम ही है कि एक एक राजा सैकड़ों रानियों से विवाह करता था, और चूंकि इनके इतने लंबे हाथ हुआ करते थे कि वो विवाह नहीं भी करते थे तो अय्यासी उनके खून में थी, जिसको चाहते थे उसको हासिल कर लेते थे। चूंकि आज के जैसा भारतीय कानून जैसा आज है, ऐसा कानून नहीं था, तो छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटे छोटे राजा होते थे, और उनको सर्वाधिकार प्राप्त होते थे। वही न्यायाधीश होते थे, वही सबसे बड़े सेनानी होते थे, वही राजा होते थे, वही धर्मध्वज होते थे, सभी कुछ वही होते थे। तो प्रजा में सब उनके गुलाम ही होते थे। तो उनको हमेशा पौरुषवान बनाए रखने के लिए अनुसंधान लगातार चला करते थे, जिससे कि वो एक एक राजा और उनके जो प्रिय सिपह सालार या सलाहकार होते थे, कई कई महिलाओं के साथ संसर्ग किया करते थे। ये कड़वी सच्चाई है। उसके लिए उनको पौरुषीय ताकत की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि पौरुषीय शक्ति तो उतनी ही हो सकती है जितनी की, और ग्रंथों में लिखा हुआ ही है कि जब अधिक व्यक्ति शारीरिक संपर्क करेगा तो उसमें क्लीबता आती है, नपुंसकता आती है। उससे निजात पाने के लिए दवाइयों का बार बार बनना आवश्यक था। तो बहुत सारा पैसा खर्च करके इस प्रकार की दवाइयाँ बनाते थे। 6 रोग की चिकित्सा, असाध्य रोग जो होते थे राजाओं महाराजाओं को, जिन्हें राज रोग कहा जाता था, उनके लिए दवाइयाँ वैद्य हकीम बनाया करते थे उनके। और उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो कीमियागर, स्वर्ण विज्ञान के अध्येता थे, नित्य नए प्रयोग करते थे। और आज भी जब हम लोग कीमिया का करते हैं तो उनमें बहुत सारी ऐसी
जो मिट्टी के प्याले होते हैं पके हुए, उनका प्रयोग होता है। वो ऐसी मिट्टी के बने हुए होते हैं कि उनमें कितना भी आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान भी उसमें डाल दें तो वो बर्तन फूटते नहीं मिट्टी के। और जब कीमिया सिद्ध होता है तब वो चूंकि उसमें इतना चिपक जाता है, फिर उसको बर्तन को तोड़ करके ही उसको निकालते हैं बाहर। तो ये चीज हर व्यक्ति जो गांव के टीलों के पास गया होगा, उन मिट्टी के बर्तनों के जो टुकड़ों का राज ये है। जिसने देखा हो वो जरूर कमेंट करना। तो एकांत जगहों पर चूंकि जब इस प्रकार के कार्य होते हैं तो थोड़ी जहरीली गैसें वगैरह भी निकलती हैं, तो वो सब के बीच में नहीं किए जाते। एकांत स्थान पर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहाँ पर कि वो जहर आपकी भी आँखों में, आपकी नाक में ना लगे, आपके मुंह के भीतर, नाक के भीतर, आँखों में ना जाए। क्योंकि कुछ दवाइयाँ भी, औषधियाँ भी जहरीली होती हैं और उनका प्रयोग करना यथेष्ट होता ही होता है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, तो उनसे भी बचा करके और अपना वह तंत्र सिद्ध करना, वह कीमिया सिद्ध करना, अपना काम निकाल लेना, ये करना पड़ता है। शायद मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप में अगर समझने का, देखिए एक ही घटना के दो पहलू होते हैं। कोई उसी को निगेटिव लेता है, कोई उसको पॉजिटिव लेता है, ठीक है ना। अब जब पॉजिटिव लेता है तो सकारात्मक कार्य करता है, निगेटिव लेगा तो वो काम क्या हो पाएगा। तो वास्तव में हमारे पास जो लोगों ने अभी तक संपर्क किया, जो लोग करने वाले हैं, वह लोग इस बात को भली भांति समझ लें, जान लें कि जितना जल्दी हो सके संपर्क करें और आगे की प्रक्रिया आप शुरू करें। हरि ओम।